इसमें हमने मेजर टॉपिक पढ़े हैं लाइट में। एक तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि दर्पण जो होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके केस डिस्कस किए, उसके लिए न्यूमेरिकल डिस्कस किए। फिर सेकंड जो कॉन्सेप्ट था अपना रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में भी 8 केस डिस्कस किए, कॉन्वेक्स, कॉन्वेव, कॉन्केव लेंस, है ना। उसमें एक टॉपिक अपना ये बच रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है ना, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें ये टॉपिक आता है। तो बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन है क्या? प्रकाश का अपवर्तन यदि आप समझने की कोशिश करें तो यही पे आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना मीडियम है, ये अपना कोई मीडियम है ना। ऊपर की तरफ मीडियम 1 है। मीडियम 1 का मतलब कि यहाँ पे एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है ना। दो अलग अलग मीडियम है, बीच में ये बॉर्डर है। प्रकाश की जो लाइट है, लाइट की जो रे है, प्रकाश की किरण वो आई, ऐसे आई, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब इस वाले सतह में, इस वाले सरफेस में टकराई। अब टकरा के क्या ये सीधे निकलेगी? भाई जो लाइट होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइट में मूव करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो क्या ये सीधी निकलेगी? क्या ये बेंड होगी? तो देखिए, यदि ये हवा होती, यहाँ हवा है, हवा में चल रही, और यहाँ भी अगर हवा होती तो सीधी निकल जाती, लेकिन हवा की जगह यहाँ पानी है। अब दोनों की डेंसिटी में अंतर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो लाइट सीधी ना निकल कर बेंड होगी, इधर की तरफ बेंड होगी। तो ये आपका यदि जो सरफेस है, इसको यदि मैं नॉर्मल कह दूं तो नॉर्मल से एक परपेंडिकुलर होता है, अभिलंब, जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री की अभिलंब के इसके टोल झुकेगी, इसकी तरफ जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधे, लेकिन गई ऐसे, ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई। ये क्यों हुआ? ये हुआ ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। सेम एग्जांपल वैसा है जैसे मैं समझाता हूँ बार बार, आप खाली मैदान से दौड़ते हुए आ रहे थे, कोई भीड़ नहीं थी, खाली थे, अच्छी स्पीड में दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे क्लास में इंटर किए तो क्लास में बहुत भीड़ थी, गेट से ही भीड़, यहाँ बच्चे हैं, जमा है पूरे, तो क्या तुम्हारी स्पीड वही रहेगी? स्पीड घट जाएगी। बच्चे हैं, वहाँ जगह ही नहीं मिलेगी तो कैसे दौड़ोगे? पहले बच्चों को हटाओगे, हटाने में टाइम लगेगा, उसमें ताकत लगेगी, वो स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी। सेम चीज होती है यहाँ पर। यहाँ हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में हर जगह मॉलिक्यूल्स है। कोई भी अपना मैटर है, ठोस, द्रव या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये सब मॉलिक्यूल से बनते हैं। हर जगह मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स जितने नजदीक होंगे चीज उतनी ज्यादा सॉलिड होगी। गैस में मॉलिक्यूल सबसे दूर रहते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल उससे थोड़ी थोड़ी नजदीक, और जो सॉलिड होता है उसमें मॉलिक्यूल बहुत पास रहते हैं, इसलिए सॉलिड को तोड़ना मुश्किल होता है ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जो अपन तोड़ते हैं तो नहीं टूटता, जबकि हवा में ऐसे हाथ मारोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको, पानी में हाथ मारोगे तो थोड़ी ताकत लगेगी, लेकिन हाँ इसमें लोहा में हाथ मारो, है ना, तुम्हारे हाथ में चोट लगेगी। वो सारी चीज है मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स है, इसको निकलना सीधे था, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज्यादा डेंस है तो ये झुक गई, धीरे हो गई। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वह माध्यम प्रकाश को उतना ही धीमा कर देता है। ये चीज यहाँ समझना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? हीरे का, 0.03। ठीक है, फिर बर्फ का है, जल का है, एल्कोहल का है, केरोसिन, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 2.4, 2.42। तो मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा, वह माध्यम प्रकाश को उतना ही धीमी कर देता है। बात समझ में आ रही है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मतलब वो मोर डेंसर है, बहुत ज्यादा ठोस, मतलब नहीं कहते हीरा सबसे कठोर है। तो हीरा सबसे कठोर है, क्यों कठोर है? उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नजदीक है, तो उसमें बिल्कुल जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो कैसे कोई इंटर कर जाएगा? भाई थोड़ी जगह है इंटर करेगा, बहुत जगह है तो बहुत लोग इंटर करेंगे, लेकिन जब एक भी जगह नहीं है तो इंटर कैसे करेगा? तो वही सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? हीरे का। इसमें प्रकाश सबसे धीमी गति से चलेगा, इसलिए कहते हैं कि हीरा आपका झिलमिलाता है, झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें एक बार जब प्रकाश किरण इंटर कर जाती है तो स्लो हो जाती है और आपस के अंदर उसकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, आपस में वो टकराती रहती है, बार बार उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो बार बार टकराती, इधर उधर गई, तो वही लाइट हमको बार बार दिखती, तो वो झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है लाइट, इसी के कारण। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरे का है। वायु का लगभग निगलेजिबल है, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मतलब कोई मतलब नहीं, 1.003, बिल्कुल तनिक सा। ठीक है, तो ये चीज आप समझे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश उतना स्लो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो देखो अब ये चीज मैं वही समझा दिया, स्पीड से रिलेटेड है ना। अधिक अपवर्तनांक मतलब स्पीड होगी स्लो। अब देखो निर्वात, निर्वात क्या होता है बेटा? वैक्यूम, जहां पर कुछ ना हो, न हवा हो न पानी, मतलब खाली, यदि इस कमरे से जो वैक्यूम मशीन नहीं जाती है जिसे हम लोग पूरा खींच लेते हैं हवा, तो यदि यहाँ पूरी हवा खींच ले, हवा में ऑक्सीजन सब चली जाएगी, है ना, यहाँ पर हम लोग का दम घुटने लगेगा, तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो उसको कहते हैं निर्वात, वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो लाइट है उसकी स्पीड होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो कितना आया था? 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है, मतलब चुटकी बजाए और लाइट 3 लाख किलोमीटर पहुंच गई, इतनी स्पीड है लाइट। लेकिन कहाँ पर है वो? निर्वात में है। कहाँ पर है? निर्वात में, वैक्यूम में। अब हवा में हो गई तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो लाइट आएगी तो टकराएगी, तो स्पीड उसकी स्लो होगी, हीरे में जाएगी तो बहुत स्लो होगी। ये आपकी वैक्यूम, मतलब सबसे तेज स्पीड कहाँ होगी? वैक्यूम में, जहाँ कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है तो वहां सबसे तेज स्पीड। ये मैंने आपको बता ही दिया, तो ये हर कुछ के आपको याद करने पड़ेगा, जैसे हीरे के याद करना पड़ेगा तुमको, 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उसके बाद फिर इसका भी कभी कभी आ जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 होता है। ठीक है, फिर आपका वायु का भी याद करना पड़ेगा, जल का याद करना पड़ेगा, 1.33 होता है। तो वैसे 4 याद करना, ग्राउंड 5 का 1.5 होता है। न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए, अभी तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिए, अपवर्तनांक। अब एक आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो जब प्रकाश निर्वात या हवा से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है, पहला माध्यम हमेशा फिक्स होना चाहिए। अब 2 मीडियम होते हैं, हम जानते हैं कि लाइट जब हम अपवर्तन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, तो 2 मीडियम होने चाहिए तभी रिफ्रैक्शन होगा। यदि मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। भाई मैं लाइट यहाँ से भेजूँ और यहाँ भी हवा है उधर भी हवा है, तो जब दोनों तरफ हवा है तो लाइट की कोई दिक्कत आएगी। यहाँ भी खाली है वहां भी खाली है, तो जो स्पीड मेरी यहाँ थी वो स्पीड मेरी बाहर की होगी। लेकिन यदि मीडियम चेंज हो गया, यहाँ हवा है वहां पानी है, यहाँ हवा है और वहां कांच है, यहाँ पानी है और वहां कांच है, मतलब दोनों मीडियम अलग, तो लाइट स्पीड धीरे या तेज होगी। धीरे भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है ना। मान लो यहाँ कम भीड़ है, ज्यादा भीड़ है और वहां कम भीड़ है, तो यहाँ तुम्हारी धीरे स्पीड रही, क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ थी तो यहाँ तुम नहीं दौड़ पा रहे थे। लेकिन जैसे वहां बॉर्डर में पहुंचे, वहां खाली मिल गया, तेजी से दौड़ गए,
तो दोनों केस हो सकते हैं। तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं तो वहां पहला मीडियम फिक्स है, पहला मीडियम हमेशा फिक्स रहेगा। क्या? या तो वैक्यूम कह दो, निर्वात कह दो, या हवा कह दो, पहला मीडियम फिक्स रहेगा। सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड मीडियम पानी हो सकता है, हीरा हो सकता है, कांच हो सकता है, कितने सारी आइटम है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप हमेशा इस प्रकार का फार्मूला बनता है n इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां पर सी क्या है? सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, और वो फिक्स होती है कितनी? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है, ये तुमको पता रहेगी। और ये तुमको निकालना रहेगा बी, ये तुमको दे देगा, या तो ये निकालना रहेगा, ये दे देगा, और ये तुमको पता है कि याद होना चाहिए, ये याद हो, ये नहीं देगा, ये तुमको याद होना चाहिए कि निर्वात में हवा की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको मीटर पर सेकेंड में ही यूनिट लिखते हैं अपन, याद करने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, एज इट इज ऐसे ही याद करो, ठीक है। तो यह एक, अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, हम जानते हैं रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि आपस में यूनिट कट जाती है। इसलिए अगर पूछेगा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट है, तो नहीं, ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे ही याद रखना है, सी ऊपर रहेगा, अंत में निर्वात की चाल ऊपर रहेगी, और नीचे जो माध्यम दिया रहेगा उसकी चाल रहेगी, ठीक है। सी हवा वाली स्पीड हमेशा ऊपर रहेगी, ये आप गलती मत करिएगा। तो पहला आपका क्या हो गया? एब्सोल्यूट, ये है एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसमें आपका कंडीशन फिक्स है। ये क्या है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसमें रिलेट करना है आपको, इसमें दो मीडियम अलग अलग दिए रहेंगे, ठीक है। तो माध्यम एक, पहला मीडियम क्या है? ग्लास, पहला मीडियम क्या है? ग्लास। दूसरा मीडियम क्या है यहाँ पर? तो सेकंड मीडियम आपको कुछ और भी दे सकता है ना। तो पहला मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम आपका वाटर है। पहले लाइट चल रही थी ग्लास में, ग्लास से वाटर में इंटर हुई, तो इस बार क्या होगा? इस बार ये आपका ग्लास है, ग्लास ज्यादा डेंसिटी होगी और वाटर की कम होगी, हमने देखा ही है। ग्लास है, वाटर की डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जल का 1.33 है ना, और क्राउन कांच ये है, क्राउन कांच का 1.52 है, क्राउन कांच का ही है 1.52। इसकी ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा स्लो चलेगा प्रकाश, इसकी जितनी ज्यादा उसमें प्रकाश उतना स्लो चलेगा, इसमें ज्यादा स्लो चलेगा, इसमें फास्ट चलेगा। तो ये चीज समझ में आई। दो अलग चीजें, एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव है। एब्सोल्यूट में क्या होगा? एब्सोल्यूट में पहला माध्यम फिक्स होगा, पहला मीडियम फिक्स है, हवा की चाल निर्वात में, है ना, और सेकेंड मीडियम जो भी आपको क्वेश्चन में देगा उसके हिसाब से, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। और ये रिलेटिव, इसमें दोनों चीज आपको अलग अलग देगा, माध्यम पहला अलग देगा, माध्यम दूसरा अलग देगा। तो इसमें n/1 ये हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें 2:1 है। तो जो पीछे आता है वो ऊपर रहता है ना, माध्यम 1 में चाल, माध्यम 2 में चाल। हमको यदि ऐसे पता करना है कि यहाँ से यहाँ प्रकाश की चाल कितनी कन्वर्ट हुई, तो ये n/1 करेंगे। ये बेसिक चीज हो गई, ये लोग ये आप लोग लिख लो, ये वाला लिख लो और वो वाला, ये दोनों लिख लो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये रिवीजन पॉइंट आप पूछ रहे हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में एक कंपेयर करके दिया है, तो ये एब्सोल्यूट है और ये रिलेटिव है, निरपेक्ष और सापेक्ष। तो एब्सोल्यूट में हमेशा जो पहला वाला माध्यम होगा वो फिक्स है, हवा है या तो निर्वात है, और रिलेटिव में हवा को छोड़कर कोई भी हो सकता है, क्योंकि हवा वाला तो ऑलरेडी है, केस फिक्स है, इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। तो इसको छोड़ के कोई माध्यम दूसरा है तो वो हवा को छोड़कर दूसरा, और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। इसका चिन्ह क्या है? एन एम थ्योरी
करते हैं या म्यू से करते हैं, एन एम या म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर N21 क्या निरूपित कर रहा है, N21 तो हमेशा याद रखना तो पीछे वाला होता है 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 ऊपर रहेगा, मीडियम 2 नीचे रहेगा, ठीक है। इसका सूत्र C अपॉन V, C क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश की चाल निर्वात में, और V क्या है, जो दूसरा माध्यम उसमें प्रकाश की चाल, और ये V1 अपॉन V2 दोनों में लाइट की चाल है ना। V1 पहले माध्यम की चाल है, तो ये हमेशा याद रखना। देखो N21 लिखा है, N21 लिखा है मतलब क्या कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर कर रहा है, मीडियम 1 मीडियम 2, तो लाइट 1 से 2 में इंटर कर रही है। मान लो ये लिख जाता N12, तो फिर क्या कहते हैं, तो लाइट 2 से 1 में इंटर कर रही है, ये चीज में कंफ्यूज नहीं होगा। यदि N21 लिखा है तो पीछे वाला पहले आएगा, है ना। इसका हमसे रेशियो निकाल रहे हैं कि 1 से 2 में कितना बेंड हुआ, यहाँ लाइट स्पीड और यहाँ लाइट स्पीड में क्या अंतर आया, इसलिए अपन रिवर्स लिखते हैं, N21 1 से 2 में, N12 2 से 1 में, ये बेसिक कंपेयर आपका हो गया है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा है कि अपवर्तनांक बताता है कि माध्यम में प्रकाश की गति हवा की तुलना में कितना गुना धीमी हो गई, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आखिरकार बताता क्या है ना। आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं अपवर्तनांक से, तो जो हवा की प्रकाश की जो गति है वो किसी माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में कितना गुना कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हवा में चाल और यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड में चाल, तो प्रश्न बोल रहा है कि कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 है, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 है, हमने टेबल में देखा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि कार्बन डाइसल्फाइड में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल का 1/1.63 गुना रह जाती है। किसी भी चीज का अपवर्तनांक क्या बतलाता है, यह बतलाता है कि प्रकाश की चाल के कंपेयर में उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितने गुना रह गई। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता रहा है आपका कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। ये आपका बॉर्डर है, वायु में गमन कर, मतलब ऊपर का जो मीडियम वो क्या है, वायु, एयर, एयर में लाइट आ रही है, ये आई, प्रवेश कहाँ कर रही है, जल में, नीचे क्या है, वाटर बेटा, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर, तो जल में तिरछी प्रवेश करती है, मतलब इसको निकलना सीधे चाहिए था लेकिन तिरछी हो गई। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। अब अभिलंब बनाओ, अभिलंब क्या होता है, जो आपका ये पृष्ठ होता है, इससे यदि आप परपेंडिकुलर डालोगे, इससे यदि आप परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर क्या मतलब 90 डिग्री, ये आपका अभिलंब कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो क्या इसकी इससे दूर जाएगी या इसकी ओर आएगी, ये आपको बताना है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी, तिरछी तो हो रही है, ये तो बता रहा है, तिरछी क्यों हो रही है, क्योंकि मीडियम बदल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, लेकिन क्या चेंज आएगा वो आपको बताना है। ये नजदीक आएगी या दूर हटेगी, है ये बताओ आप कि इसके इधर नजदीक आएगी या दूर जाएगी, अभिलंब की ओर, परपेंडिकुलर की ओर आएगी। निकलना चाहिए था इसको ऐसा सीधा, निकलना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन एयर है, ये वाटर है, एयर की जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये वाटर की कंपेयर में कम है ना। मतलब ऐसा समझो ये रेयर मीडियम है, यहाँ विरल है, भीड़ कम है, और यहाँ भीड़ बढ़ गई, तो भीड़ कम है तो स्पीड ज्यादा थी, भीड़ बढ़ गई तो स्पीड कम होगी, और जब भी स्पीड कम होगी ये खुश हो जाएगा, खुश हो गया, खुश होता तो ऐसे होता है, समझ गए। चलो
तो ये आपका इसके परपेंडिकुलर के पास आ गया। अगर मीडियम क्या होता, ये टेंसर होता है, ये वाला एरर होता, तो अभिलंब से दूर हट जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करो सेकंड क्वेश्चन करने की।